हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है इस चैनल पे। आज पार्ट 3 सीरीज का होने वाला है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का टोटल पीवाईक्यू या फिर जो 2026 में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी को सिलेक्ट करके बताई जा रही है। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 10 क्वेश्चन है जो कि बताई जाएगी और उससे पूरा आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा से देखिए और नोट्स भी बनाइए। और बाकी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देखिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। एक ही टॉपिक को 3 बार 4 बार लिखिए, समय नहीं है। आप बार बार लिखिए उसको, बार बार उसको रीड कीजिए, जिससे कि फिर आपका वो मतलब अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो नए बच्चे हैं या जो हमारे पहले के बच्चे हैं उस इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, एक दूसरे को बताइए। और बाकी जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और उसमें आप जरूर लिखिए कि आपको उसमें क्या कमी लग रहा है और किस तरह से और वीडियो को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। अब इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है, लगभग 15 साल का क्वेश्चन बैंक को देख करके क्वेश्चन बनाया गया है कि यही क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो पहला नंबर है ओम्स लॉ। तो पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम रखे हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपको ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छा से। ओम्स लॉ एक्सप्लेन इट, है ना, इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत इजी है। आपको पहले इसमें हम क्या बोलते हैं, छोटा सा एक चीज आपको हम बता रहे हैं। देखिए कि आपको किसी भी बच्चा को पहले इसको इसको याद रखना है ना, इस तरह से देखिए, इसको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसी को यहाँ पर आपको ट्रांसलेट कर देना है। फिर यहाँ पर होता क्या है कि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को इंटू आई और इस कांस्टेंट को आर लिखा जाता है, आर इंटू आई। ठीक है, और इस आर को अगर हम लोग लिखेंगे तो वी अपॉन आई, यही हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, बट एग्जाम में हमको कैसे लिखना है आंसर, इस तरह से पहले यहाँ पर अच्छा सा एक हेडिंग बना लेना है आपको परीक्षा में, इस तरह से देखिए, और इसको सेंटेंस को उतार देना है। जैसे देखिए होता क्या है कि यह एक हमारे पास वायर है ना, इसका इंड हो जाएगा ए और बी इंड हो जाएगा, इधर से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा। तो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, लिख देना है कि इफ the physical condition of a wire remains constant, then the amount of current flowing through the wire is directly proportional to the, ठीक है, देखिए, if the physical condition of a wire remains constant then the amount of current I flowing through the wire is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire। यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया और यहाँ पर लिख देंगे दैट इज, बस यही आपको लिखना है। 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना, तो आप इसको देख लीजिए अच्छा से और इसी तरह से करना है। पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसमें जैसे इसका ऐसा यूनिट आपको याद रखना है कि ओम होता है या तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, और डायमेंशन आपको याद रखना है इसका, तो इसका डायमेंशन हो जाता है V बराबर W बटा Q और नीचे I हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ml स्क्वायर टी माइनस 2 और AT हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2 इसका डायमेंशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा। पोटेंशियल का डायमेंशन पिछला क्लास में बताया जा चुका है और आपको याद रखना है कि ये स्केलर है, सिंपल सा वे है। अब इतना आपको जरूर जाना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 1 ओम भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हम यहीं पे आपको बोल दे रहे हैं। इफ द अब यहाँ पर सिंपल भाषा में हम लोग इसको लिख सकते हैं, इफ 1 volt of potential difference is required to maintain the current of 1 ampere in the circuit, then the resistance is said to be 1 ohm, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, इसको अब हटाते हैं यहाँ से और आपको अगला क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2,
अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, या फिर आप यहाँ पर डिडक्शन सब ओम्स लॉ भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। इसमें है प्रूव दैट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स, है ना। इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हमको कैसे प्रूफ करना है, बहुत इजी वे में इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। एकदम यहाँ पर आंसर लिख देना है इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस वी नो दैट, ठीक है। V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है IR, ये 3 मार्क्स में आपको पूछता है बच्चा, 3 मार्क्स में आता है, तो इसको देख लेना है आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एंड V इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है E इंटू एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर IR इक्वल टू E इंटू एल हो जाएगा। बट हमको पहले से पता है कि R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो और इसको कैसे लिखा जा सकता है, I इंटू R के जगह पर हो जाएगा रो एल बटा ए इक्वल टू, और इधर हमारा E इंटू एल है, एल से एल मर जाएगा, अब I बटा एरिया, इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी, और यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो रो इक्वल टू E, और इसको J लिखेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ऐसे लिख देंगे। बट आपको ये भी याद रखना है कि 1 बटा रो इज इक्वल टू सिग्मा होता है ना, समझ गए। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है यहाँ पर। जैसे आपको देखिए हम बता रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि R से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यूनिट ओम होता है, और इसके बाद आपका रो से होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी है ना, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और इसी तरह से ये जो होता है इसको जस्ट उल्टा हो गया तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, समझ गए, है ना। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का एक और हो जाता है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का हो जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का, हाँ रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का हो जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी, तो इसको कंडक्टिविटी कहा जाता है, कंडक्टिविटी। तो आप जरूर से इसको याद रखें, कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब 1 बाई रो को हटा देंगे, तो हेंस हमारा जो आने वाला है J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई हो जाएगा। इन दिस वे ये प्रूव हो गया, समझ गए, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है आसानी से, और इसको अब हटाते हैं हम लोग, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना लाइन में क्लियर लिखा गया है, बस आपको लिखते जाना है इसी तरह से। थर्ड क्वेश्चन लेकर के आया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है जो परीक्षा में ज्यादा चांस बनता है, ये आ ही सकता है, उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो है आपको इसमें करना क्या है, बहुत आसान शब्दों में देखिए, अगर 5 नंबर में पूछ देगा तो दोनों एक साथ पूछेगा, और 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा तो एक पूछेगा, लेकिन हम दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, प्रूव दैट, सिंपल पहला सवाल, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक और इसी में सवाल रख ले, ऐसे अलग अलग भी आ सकता है, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहुत आसान शब्दों में इसका प्रूफ बनाएंगे हम लोग, है ना। तो आंसर जब लिखेंगे तो हम लोग पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट आपको बहुत ही इजी वे में इस तरह से एक रजिस्टर बना देना है, इसमें एक और रजिस्टर इस तरह से बना देना है, इसमें एक और रजिस्टर इस तरह से बना देना है, आप 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, A B C और D, और इसमें कनेक्शन इस तरह से हम लोग दे देंगे। यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे इस तरह से, और एक यहाँ पर स्विच लगा देंगे K माइनस प्लस V, और यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 R3, और यहाँ पर पोटेंशियल V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2, और यहाँ पर पोटेंशियल V3, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। और इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस RS हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर एक बैटरी लग जाएगा, एक स्विच लग जाएगा, इस तरह से ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, प्लस माइनस ये V हो जाएगा।
ये टोटल वोल्टेज का इक्विवेलेंट वोल्टेज और ये हो जाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है RS हो जाएगा, जो अभी दिखाया गया है यहाँ पे RS, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से करंट ऐसे I फ्लो करेगा, इस प्रकार से सेम करंट सभी सर्किट में फ्लो करेगा, हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, बहुत इजी बात है कि सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल के साथ है, सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल के साथ है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए डिफिनेशन बोल दे रहे हैं। व्हेन द सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड सो ऑन, देन सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। धीरे धीरे बोल रहे हैं बच्चा लोग, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपना से। व्हेन द सेकेंड टर्मिनल of a first resistor is connected to the first terminal of the second resistor and so on, then such combination is known as series combination। और इसका जो पिछला पार्ट 2 था उसमें जो पोटेंशियल के बारे में बताया गया था, कैपेसिटर का भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर कैपेसिटर ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम नहीं कराए हैं उसको, है ना, जानबूझ करके, क्योंकि यहाँ पर तो कराना ही था। तो हम लोग यहाँ पर जब डेरिवेशन करेंगे इसका, यहाँ पे आपको डिफिनीशन लिख लेना है, जो अभी डिफिनीशन हम बोले थे। इसके बाद जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो डेरिवेशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, फिजिक्स में बहुत लिखना रहता है इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश पे प्रैक्टिस कीजिए। लेट अस कंसीडर ए बी, और हो जाएगा दूसरा वाला बी सी एंड सी डी आर थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3, और यहां पर लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, और यहां लिख देंगे दे आर कनेक्टेड, है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, है ना। और भी लिख सकते, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ वन बैटरी और वन की। जैसे ही इसको क्लोज करेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे एक लाइन लिखेंगे हियर। अब देखिए यहाँ पर करंट इज सेम, आई इज सेम एवरीवेयर व्हाइल, है ना, वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस, है ना, ईच रेजिस्टर, देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ, है ना, V1 इज इक्वल टू IR1, फॉर्मूला तो यही होता है, करंट सेम हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस, है ना, V इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3, I को कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, अब फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट से जैसे यहाँ पर वोल्टेज है तो यहाँ पर भी वोल्टेज रहेगा, अब करंट यहाँ पर भी तो करंट रहेगा, जो करंट फ्लो करेगा करंट, बट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी RS, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए क्या करना है, फ्रॉम 3 एंड 4, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो हो जाएगा I RS इज इक्वल टू, I कॉमन हो गया है, और R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछेगा तो डिफिनीशन और ये पूरा डिटेल्स आपको बना देना है, और 5 मार्क्स में पूछेगा तब भी आपको इसी तरह से इसको लिखना है, फिर दूसरा पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हो चुका है हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, इसका पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 1 हो गया, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब पार्ट 2 करते हैं। चलिए, बढ़िया चल रहा है, पार्ट 2 में आ जाते हैं तुरंत। पार्ट 2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम बहुत गलत कर दिए, मिटाना नहीं चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा खा जाएगा, वही चीज लिखना था। पार्ट 2 क्या है जी, पार्ट 2 है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पार्ट 2 में पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टर, है ना, 2 रेजिस्टर, और ये 3 रेजिस्टर, और तीनों को जो है आपस में इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है,
नामकरण कर देते हैं यहीं पर, इस पॉइंट को एक्स और वाई लिख देते हैं, एक्स वाई, ए बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी ऐसे लगा देंगे। अच्छा फिगर आपको बनाना है, देखिए अच्छा फिगर है ना, एक यहाँ पर स्विच लगा देंगे इस तरह से, चलिए यहाँ के स्विच हो जाएगा, इसको ऐसे ऐड कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा। करंट यहाँ से आएगा, इंटरेस्टिंग बात है, इधर करंट I1 और इधर करंट I2 और इधर करंट I3 बढ़ जाएगा, ये R1 ये R2 R3 हो जाएगा। यहाँ से फिर वापस करंट आएगा और करंट कितना आएगा, तो I करंट आएगा। तो हियर करंट इज डिवाइडेड बट पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स द सेम थ्रू ईच रेजिस्टर। यही चीज है बाबू, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, when the first terminal of two or more than two resistor, definition बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा अपना से, when first terminal of two or more than two resistors are connected at a point X and all second terminals are connected at a point Y as shown in the figure, then such combination is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। अब फिर यहाँ पर आपका इस तरह से डिफिनीशन कंप्लीट होगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन लिखेंगे, है ना। तो अभी जस्ट जो है बच्चा लोग डेरिवेशन अभी आपको जो हम लिखवाए थे उसमें, है ना, लेटस कंसीडर, फिर से लिख दे रहे हैं, चलिए, है ना, लेटस कंसीडर ए बी कॉमा बी सी एंड, सॉरी बी सी यहाँ पर नहीं है, हम लोग सी डी रखे हैं, सी डी एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, ई एफ आर, है ना। अब आपको वही लिख लेना है जो पिछला वाला डेरिवेशन में था, तो आपको यही लिख लेना है कि लेट अस कंसीडर ए बी सी डी एंड बी ई एफ आर थ्री रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से ये सारा चीज आपको हूबहू पिछला वाला ही उतार लेना है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, है ना, दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज shown in the figure। जैसे पिछला लिखे तो हूबहू आपको उतारते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर देखिएगा हम लोग फिर यहां पर लिखेंगे हियर, जैसे उसमें लिखे थे करंट इज सेम, यहां पर लिखेंगे I इज डिवाइडेड, जस्ट हल्का सा चेंज किए हैं, बट है ना पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम। तो I इज डिवाइडेड, देयरफॉर I शुड बी रिटन एज I1 प्लस I2 plus I3, this is equation first। now we know that V is equal to IR, so I is equal to हो जाएगा V upon R। तो यहाँ पर I1 था R1 and then I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। this is our second equation and now we put the value of equation second in first, then we get, therefore I should be written as V by R1 plus V by R2 plus V by R3। Now we take common V from each terms, so V is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। this is our third equation I। और लिखेंगे from, है ना, इक्विवेलेंट, जैसे उसमें लिखे थे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम या फ्रॉम यूजिंग ओम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, इसका भी पूरा सबका एक ही बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसी फॉर्म में आपको लिखना है, इसी फॉर्म में। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन RP हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4 वी कैन राइट, फ्रॉम 3rd and 4 तीसरा और चौथा समीकरण को देखेंगे तो I इक्विवेलेंट है, तो V बटा RP इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा RP हो जाएगा, 1 बटा R1 और 1 बटा R2 और 1 बटा R3 एंड दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स देखिए कितना इजीली इसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो जाता है। ऐसे हम इसको फोर्थ क्वेश्चन रखे थे लेकिन हम थर्ड में ही रख लिए। चलिए ठीक है, यहां से इसको हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो 2026 के लिए जो अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हम लोग रखेंगे, बहुत आसान है और बहुत आसान इस प्रकार से है। डिफाइन फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेकेंड नंबर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सवाल ऐसे बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा डिफिनीशन, तो आपको बता देना है। देखिए कैसे आंसर इसका लिखेंगे हम लोग, आंसर यहां से लिखेंगे। अब फर्स्ट लिखेंगे EMF, जिसको लिखा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
तो परीक्षा में जब आप जाइएगा ऐसा हेडिंग आपको बना लेना है बढ़िया सा, और इसको किस तरीका से लिखेंगे उसको देखिए। इसको लिखना है, पहला पॉइंट बना करके लिखेंगे, इट इज नॉट अ फोर्स। इट इज नॉट, बेसिकली इट इज नॉट अ फोर्स। जैसे लोग सोचते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इट इज नॉट अ फोर्स। अब आपको याद रखना है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the it is the potential difference across the ends of a battery or in the circuit, है ना। it is the potential difference across the ends of a battery or cell, बैटरी और सेल। और यहां पर एक छोटा सा चीज ऐड करना है, when there is no current in the circuit, that is open circuit। यहां पर लिख देंगे that is ओपन सर्किट। जो ओपन सर्किट होता है उसमें ये बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, इस तरह से, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा प्लस में होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा माइनस भी होगा, इस प्रकार से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, डिनोटेड बाय। तो आप परीक्षा में जाइएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, ई से इसको इंडिकेट किया जाता है, ई से डिनोट करेंगे। और यूनिट क्या होता है इसका, तो यूनिट होता है वोल्ट, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना चीज आप लिख दीजिएगा बढ़िया से। आप देखिए क्या होता है, ई जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, हायर का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, प्लस वाला का तो प्लस ही होगा, प्लस का प्लस ही होगा, और डिफरेंस और माइनस का तो माइनस होगा, इस तरह से। तो इसको जब माइनस माइनस कीजिएगा तो आप लोग प्लस आ जाएगा, तो प्लस भी माइनस। तो इसको हम लोग लिखते हैं ईएमएफ। तो ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ना। ये सेल हो गया इस तरह से। दूसरा वाला इसमें हमको जब लिखने की बारी आएगी बाबू, जिसको लिखते हैं टी डी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पहले पूरा नाम लिख देते हैं आप लोग के लिए, टर्मिनल पोटेंशियल, है ना, डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी क्या है, अब यहां पर देखिए, जैसे इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। तो इसको में भी ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ऐसे ही लिखेंगे, अक्रॉस द एंड्स, है ना, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बैटरी और सेल। इसको भी ऐसे लिखना है, व्हेन देयर इज नो करंट। तो यहां पर हमको लिखना है ना, इस तरह से, व्हेन देयर इज some current in the circuit, है ना, when there is some current in the circuit, जब करंट होगा, ठीक है। there is no current in the circuit, लेकिन यहाँ पर करंट सर्किट में होना चाहिए। अब इसको क्या से इंडिकेट करते हैं, तो डिनोटेड बाय, इसको लिखेंगे हम लोग डिनोटेड बाय भी से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर होता है। और यहाँ पर R जो होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। और E को क्या बोला जाता है, EMF कहा जाता है। और V को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क्स में पूछता है, डिफिनीशन में पूछेगा, लिख दीजिएगा। और 3 मार्क्स में पूछ दिया तो ये पूरा इसका भी फॉर्मूला और इसका भी फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स में पूरा लिख दीजिएगा इस तरह से सजा करके, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5 मिला करके। चलिए, चौथा क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा लोग। 5वां नंबर जो क्वेश्चन हम लोग रखे हैं, आपको जो है, हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रखे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सिंपल आप समझिए, व्हाट इज जूल्स, है ना, जूल्स लॉ। व्हाट इज जूल्स लॉ, है ना, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है। अब एग्जाम में देखिए 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसका अदर फॉर्म भी होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल, वायर से करंट जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें हीट डेवलप हो जाएगा, है ना, इसमें जो है कि हीट डेवलप हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी। समझ गए कि नहीं। तो इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ भी कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहा जाता है। तो हम लोग बहुत आसान भाषा में लिखेंगे, व्हेन सम करंट, कुछ करंट मान लीजिए कि पास हो रहा है, व्हेन सम करंट passes through a wire, then it
becomes hot, then it becomes hot, है ना। This is called जूल्स इफेक्ट और जूल्स लॉ कहेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड, है ना, इसी को जूल्स लॉ कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। अब क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन समझा रहा हूं, देखिए आप लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा इसका, है ना। एक्सप्रेशन बहुत आसान भाषा में है। हीट का बात कर रहा है तो हीट के लिए मतलब क्या लिखा जाएगा, डी डब्ल्यू, है ना। ऐसे V इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बटा डी क्यू होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा V इंटू डी क्यू हो जाएगा। बट V इज इक्वल टू हम लोग का एक फॉर्मूला होता है आई आर होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे I इंटू, हाँ, I इंटू आर, एंड डी क्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं I इंटू डी टू। जैसे कि देखिए I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बटा डी टी होता है, तो यहां से डी क्यू निकालिएगा तो ये आई डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो जाएगा। दिस इज डी डब्ल्यू एंड दिस इज डी एच। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को जूल्स लॉ कहा जाता है। तो आप परीक्षा में जाइएगा तो आप डायरेक्टली इसको जूल्स लॉ को लिखिए, और 2 मार्क्स में पूछ दिया तो आप इतना लिख दीजिएगा आसान आसान भाषा में, है ना। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द जूल्स लॉ, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बनाई जाती है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपको इसका आ सकता है, बहुत ईजी होता है। चलिए, तो ये छठा क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब एक इसी में हम आपको अलग से यहीं पर बता दे रहे, जैसे पावर होता है ना, कभी कभी पूछता है, तो पावर बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम, ठीक है, वर्क डन बाई टाइम होता है। अब यहीं से फॉर्मूला आप लोग निकाल करके दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। देखिए, अगर हम यहां से W बराबर लिखेंगे तो V इंटू डी क्यू लिख देंगे, अब बटा में इसको dt लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा VI। तो पावर का एक फॉर्मूला इस तरह से VI हो जाएगा। अब V बराबर कितना होता है, तो IR होता है इंटू आई, तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां से देखिए आप लोग किसी भी फॉर्मूला को हटा सकते हैं, जैसे आई को हटाइएगा तो आई बराबर कितना फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए V बटा आर हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा P V इंटू V बटा आर। एक और फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो ये हम टिक आउट कर दे रहे हैं यहाँ पर, जो पावर का फॉर्मूला होता है, हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो काफी इजी है, देख लीजिए आप लोग कितना बढ़िया से इसका सारा फॉर्मूला बना दिए है पावर का, और इसी टॉपिक में ये वाला आ जाता है, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो है उसको देखिए आप लोग कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम लोग का न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ देता है, तो न्यूमेरिकल को आपको हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल को हैंडल करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो आएगा हमारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन, इसमें आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, इफ R1 इज इक्वल टू 1 ओम है, R2 इज इक्वल टू 2 ओम है, एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम है, इस प्रकार से। इसमें बोल रहा है कि दे आर, मान लीजिए इसे लिखा है दे आर कनेक्टेड, है ना, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत इजी बात है, ये अगर बोल दिया सीरीज में तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड आर एस। तो इसमें आपसे बोल दिया कि फाइंड आर एस, है ना। तो आर एस तो तुरंत आप यहीं पे ऐसे बना दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, बट ऐसे मत बनाना आप। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर पहला का आंसर लिखेंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन पहले हम लिख दे रहे हैं, देखिए दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू, इफ कॉम्बिनेशन इज connected to a battery of EMF 12 volt, obtain the potential difference across each resistor। तो इसमें आपको बोल रहा है कि obtain the potential difference across each register। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको तुरंत कैसे बना लेते हैं हम लोग। तो पहला सवाल जब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे ए नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एज आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो मेरे हिसाब से आपको 2 मार्क्स में आएगा, और नहीं ज्यादा से ज्यादा करेगा 3 मार्क्स में, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसकी वजह से पूछा जा सकता है। बट आपको जनरली 2 मार्क्स में ही रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। तो ये आपका आर एस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बी नंबर क्वेश्चन में देखिए कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, यहाँ पर जो है कि V इज इक्वल टू 12 वोल्ट है, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको V1 निकालना है, जो कि IR1 से निकलेगा।
और V2 निकालना है जो कि IR2 से निकलेगा, और V3 निकालना है जो IR3 से निकालेगा। तो हमको यहाँ पर किसकी जरूरत है? करंट की जरूरत है। समझ गए कि नहीं? करंट की जरूरत है। और करंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V बटा RS लगा देंगे, तो 12 वोल्ट बटा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 6 है, कैंसिल होकर के 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये टोटल करंट है। इस सवाल को पूछा नहीं है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि उसकी जरूरत है। तो पूछ सकता है, 3 मार्क्स करेगा तो अलग से एक और लिख देगा, A B और C भी लिख देगा, C में करंट पूछ देगा। इस प्रकार से किया जा सकता है। तो I कितना हो जाएगा? 2 इंटू फर्स्ट रजिस्टर 1 है तो हो जाएगा 2 वोल्ट, फिर यहाँ पर 2 इंटू सेकेंड 2 है तो 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, और यहाँ पर 2 इंटू R3 कितना है? 3 है यहाँ पर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। आप इसको ऐड करके देखिए, 4 2 6 2 12 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट था। कहानी खत्म हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैच भी हो जाता है। तो मतलब पहला रजिस्टर 2 वोल्ट लेता है, दूसरा रजिस्टर 4 वोल्ट लेता है, और तीसरा रजिस्टर 6 वोल्ट लेता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। देखिए छठा क्वेश्चन हो गया जो काफी इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा आप लोग। आप देखिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन भी आपको इस तरह से दिया हुआ है कि 2 आर इन सीरीज। देखिए कह रहा है कि इफ 2 रजिस्टर्स आर इन सीरीज, बोला कि अगर मान लीजिए कि 2 रजिस्टर सीरीज में है, देन आर एस इज इक्वल टू, कह रहा है कि देन आर एस इज इक्वल टू, दैट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 16 ओम, एंड इफ दे आर इन पैरेलल, कह रहा है कि एंड इफ दे आर इन पैरेलल, मान लीजिए कि दे आर इन पैरेलल, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम। कह रहा फाइंड द इंडिविजुअल्स, कह रहा कि फाइंड द इंडिविजुअल्स। ठीक है, फाइंड द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मान लीजिए कि आपको अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है। सवाल यही है आपका, है ना? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? बहुत आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बोला कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमको तो यहाँ पर गिवन है, सॉल्यूशन करेंगे गिवन, है ना? या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या बोल रहा है? आर एस मीन्स R1 प्लस R2, यही तो होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 16 है ना? फिर इसके बाद 1 बाई आरपी। आरपी हमको डायरेक्ट दे रखा है। देखिए आरपी इज इक्वल टू कितना है जी? तो आरपी को कैसे लिखा जाता है? ऐसे आरपी को लिखा जाता है R1 R2, है ना? देखिए फॉर्मूला होता है 1/RP, 1/R1 और 1/R2, दोनों को ले लेंगे तो हो जाएगा R1 R2 और R1 प्लस R2। तो नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, जस्ट नीचे आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? आरपी को लिखेंगे तो R1 हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये कितना है आपका? 3 है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें क्या करना है? यहां से किसी के मान को उठा करके उसमें रख देना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो R1 R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3R1 प्लस 3R2 हो जाएगा। ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? तो यहां से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, किसी एक का, R1 का या R2 का निकाल लेते हैं, या यहां से निकाल लेते हैं, जिसका मर्जी इसका निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कॉमन कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। हाँ, ओहो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए लंबा नहीं करते हैं, यहां पर इसको ले आते हैं, मतलब कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, यहां चला जाएगा और ये R1 R2 बटा 3 हो जाएगा। देखिए अब दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। चलिए अभी दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो R1 R2 बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16, और R1 R2 इक्वल टू 16 3 48 हो जाएगा, और R1 इक्वल टू 48 बटा कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। किसी एक का मान हम लोग निकाल चुके हैं और इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से कि R1 मतलब कि 48 बटा R2 प्लस R2 इक्वल टू 16। अब यहाँ से R1 R2 को दोनों को सॉल्व करना है, तो ये इसके पास चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा, है ना? तो चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48 प्लस ये इसके पास चला जाएगा तो हो जाएगा R2 स्क्वायर, और ये इसके पास चला जाएगा तो हो जाएगा 16R2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आते हैं और सजा करके लिखते हैं हम लोग। तो कितना बन करके आ जाएगा हमारा? R2 स्क्वायर माइनस 16R2 प्लस हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। ऐसे हो जाएगा। अब 48 को आप तोड़ दीजिए इसको और देख लीजिए कितना से हमारा काम सही, एकदम सही है।
और इसको 48 को तोड़ के देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और 2, फिर हो जाएगा 12, फिर 2, फिर 6, 2, फिर 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 6, तो 8 6 48 तो हो जा रहा है, बट दोनों को जोड़ने से और घटाने से नहीं हो पा रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और इसको रख लेंगे 4, 4 तो बर चौके 48 हो जाएगा, और 12 4 16 भी हो जाएगा, तो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस 4R2 माइनस 12R2 और प्लस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग R2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच कितना जाएगा, R2 बच जाएगा -4 बच जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 12 को कॉमन कर लेते हैं तो R2 बच जाएगा और -4 बच जाएगा इक्वल टू 0। मतलब देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूं कि R2 इज इक्वल टू 4 होगा, या तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। R2 इक्वल टू 4 भी हो सकता है और R2 इक्वल टू 12 भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा रहेगा तब R1 कितना हो जाएगा, तो यहां से देख लीजिए R1 ये 4 है तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर ये है इस प्रकार से 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोई एक इसमें से क्या होगा, 4 होगा, और कोई एक इसमें से क्या होगा, 12 होगा। जो भी आपको मर्जी है उसको आप रख सकते हैं, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है अब यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन आने वाला है, और 8वां क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है ना 8 नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल। जो किरचॉफ्स रूल है उसको हमको स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है। ऐसे यह आपको अभी 2025 में क्वेश्चन जस्ट आया है, तो आने की संभावना बहुत कम है, बट इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो इसकी वजह से इसको हमको यहाँ पर लेना पड़ रहा है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल एंड यूजिंग इट फाइंड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका जो है लास्ट में हम एक पीडीएफ आपको डाल देंगे और आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है, बट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा था इसलिए हमने इसको रखा है, तो आप उसका नोट्स बना लेंगे। ठीक है ना, हम वीडियो को लंबा नहीं कर रहे, इसका आपको आंसर हम दे रहे हैं, है ना, लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं तक हमारा ये वीडियो रहेगा पार्ट 3 का, और पार्ट 4 को जल्द ही आपको अपलोड किया जाएगा। पर डे आपको एक पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, और जो छोटे पार्ट होंगे तो उसमें हो सकता है कि 2 पार्ट को मिक्स करके भी दिया जाएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। ठीक है।